हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम एक वायरल मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आए हैं शिक्षा शास्त्र का, जो कि पूरा सॉल्व करके आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और सेम इसी प्रकार से आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये मॉडल पेपर आएगा। इसमें बताए गए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएगी। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मैं देने वाला हूं और ये पेपर का मैं सॉल्यूशन भी करके बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको 2025 के पेपर में कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पेपर कोड आप देख सकते हैं 296 KX। पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है, शिक्षा शास्त्र का आपको पता ही होगा। 639 ये कोड भी है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, सभी को पता है। यहाँ पर देखिए जो निर्देश है स्टूडेंट, इसको आप वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए, हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ ये निर्देश। तो इसको इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है बोर्ड एग्जाम में। जितने शब्दों में पूछा जाए उतने शब्दों में आंसर आपको लिखना है और निर्धारित अंक भी उसके सामने दिए हुए हैं। देखिए, आपके बहुविकल्पीय में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको भी हम देख लेते हैं, एक एक नंबर का होता है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 पूछा गया है। 1 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था। जो भारत का पहला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर खोला गया था, ये आपको बताना है। तो पहले का ए राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। दूसरा जो क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम मापन कर सकते हैं। क्या मापन कर सकते हैं ये आपको बताना है। उपलब्धि का या विचार प्रक्रिया का या तर्क शक्ति का या लेखन कौशल का। तो इनमें से दूसरे का सी हो जाएगा, तर्क शक्ति का हम मापन कर सकते हैं। किससे मापन कर सकते हैं प्यारे स्टूडेंट? वस्तुनिष्ठ परीक्षण से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है शिक्षा शास्त्र का, क्या है, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, उससे लिया गया क्वेश्चन है कि वैदिक काल का शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो काशी था, याद रखिएगा। काशी वाले राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा का डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सीखना, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, निम्न में से किसने कहा। यानी ये जो कथन है बेसिकली ये किसने कहा है, ये किसने कहा है ये बताना है आपको। स्किनर ने, क्रो ने, थार्नडाइक ने या वुडवर्थ ने। तो जो आपका चौथा नंबर है इनमें से बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रो राइट आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर इसमें कंफर्म हो जाएगा। और देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार करा रहा हूँ, तो आप लोग भी सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नूरुल हसन या डॉक्टर राधा कृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और यूपी बोर्ड की मैं पूरी तैयारी करा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा आ जाता है स्टूडेंट 5 तो हमने बहुविकल्पीय कंप्लीट करा दिए। अब हमारा क्या आ जाता है? निश्चित उत्तरीय प्रश्न। देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। ये भी 5 क्वेश्चन पूछाता है, लेकिन फ़र्क इतना है दोनों में कि इसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते। इसमें 1 लाइनों में आपको आंसर देना रहेगा है। जैसा कि यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए, किसी बच्चे को देश का एक, यानी किस बच्चे को देश का 1 अरबवा बच्चा घोषित किया गया है। अब इसका उत्तर देखिए। देखिए 1 नंबर में इसका आंसर हमें देना है। उत्तर देखिए क्या पूछा गया है। उत्तर है कि 11 मई 2000 को नई दिल्ली स्थित, यहाँ पर देखिए सफदरगंज, यहाँ पर देखिए सफदरगंज अस्पताल में जन्म लेने वाली, यहाँ पर देखिए जन्म लेने वाली आस्था नामक बच्ची, यानी बच्ची एक प्रकार से लड़की है, नामक आस्था बच्ची को देश का 1 अरबवा बच्चा क्या है घोषित किया गया है। देश का अरबवा बच्चा क्या है घोषित किया गया है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमें इसका 1 लाइनों में आंसर दे देना है। 1 नंबर हमें एग्जामिनर दे देगा।
ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, और इसको लिखते चलिएगा, यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है, नहीं तो दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, पूरे बुक से हमने तैयार करा है। तीसरा क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? मनोविश्लेषण के जनक है भैया यहाँ पर सिगमंड फ्रायड है। कौन है? सिगमंड फ्रायड थे, ये मनोविश्लेषण के जनक थे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि निश्चित उत्तरीय का है, निर्देशन के केवल 2 उद्देश्य लिखिए। हमें क्या करना है? केवल 2 उद्देश्य लिखना है। देखिए, निर्देशन का एक उद्देश्य समस्या को भली भांति समझने में सहायता प्रदान करना तथा दूसरा उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिए, तथा दूसरा उद्देश्य समस्या का समाधान प्राप्त करने से सहायता प्रदान करना है। ये निर्देशन के केवल 2 उद्देश्य हैं, जो कि इस तरह से दिया हुआ है, देख सकते हैं। एक से क्या है? भली भांति समझने में सहायता प्रदान करना तथा दूसरा उद्देश्य समस्या का समाधान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। ये निर्देशन का उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, आधुनिक शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? उनके पिता का क्या नाम था? आधुनिक शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था, ठीक है। एक एक नंबर का होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं काफ़ी बार क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूँ, यानी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर मैंने निश्चित उत्तरीय पर एक वीडियो बनाया था, तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं वो पुराना है। पुराना नहीं है, सिलेबस चेंज कुछ भी नहीं हुआ इस बार, तो क्वेश्चंस आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? तो बिस्मिल्लाह संस्कार। और उसमें क्या कहता है? बौद्ध में आपका उसमें होता था, यानी वैदिक काल में होता था जो है उपनयन संस्कार। बौद्ध में आपका एक प्रकार से होता था। बौद्ध काल में कौन सा संस्कार होता था स्टूडेंट? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। उपसंपदा संस्कार, बौद्ध काल में उपसंपदा, और मुस्लिम में बिस्मिल्लाह संस्कार। ये 3 संस्कार होते थे। जब भी बहुविकल्पीय में पूछा जाए तो इसका आंसर दे दीजिएगा। इसमें भी पूछे जाते हैं, निश्चित उत्तरीय में भी, तो इसका भी आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो कि निश्चित उत्तरीय का था। 1 2 3 4 1 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। पूरे बुक में आपके 26 चैप्टर हैं शिक्षा शास्त्र में, उनमें से किसी से भी कहीं से भी पूछा जा सकता है निश्चित उत्तरीय का क्वेश्चन। तो तैयार कर लीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया, जो कि 7वां नंबर क्वेश्चन है। और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन खासकर शिक्षा शास्त्र में किसी में 2 नंबर का दिया जाता है, जो कि नागरिक शास्त्र में और इतिहास में, और किसी में 3 नंबर जैसे सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में। लेकिन शिक्षा शास्त्र में 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, यानी अति लघु उत्तरीय के 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने की विधि की शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। हमें क्या करना है? इसकी शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट करना है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर। उत्तर देखिए, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने की सिद्धांत एवं विधि की विशेष शैक्षिक उपयोगिता। इस विधि की उपयोगिता का संक्षिप्त विवरण अग्र प्रकार है, यानी इस प्रकार है, ठीक है। देखिए कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। सबसे पहला है, इस सिद्धांत को अपनाकर बालक को परिश्रमी बनाया जा सकता है, यानी जो थार्नडाइक द्वारा जो सीखने के सिद्धांत हैं, इससे क्या है? बालक को परिश्रमी यानी मेहनती बनाया जा सकता है। दूसरा है, ये सिद्धांत बालकों को धैर्य का पाठ पढ़ाता है, यानी धैर्य रखिए। किसी भी कार्य को कर रहे हैं, यानी मान लीजिए कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत करते जाइए, उस पर धैर्य रखिए, उस पर विश्वास रखिए, ये है। तीसरा देखिए, मंद बुद्धि के बालकों के लिए सिद्धांत बहुत उपयोगिता है, यानी जो मंद बुद्धि बालक है, जिनको कुछ नहीं समझ में आता क्या पढ़ें, यानी मंद बुद्धि आप समझ सकते हैं, उनके लिए ये जो सिद्धांत है थार्नडाइक का बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर बालक जो कुछ भी सीखता है वो उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है, यानी उसके माइंड में फीड हो जाता है। जैसे किसी गाने को हम सुनते हैं ना, तो दिमाग में फीड होता है, फिर उसको हम गुनगुनाते रहते हैं, सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। और लास्टवा है, यानी 5 नंबर है हमारा, कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये थार्नडाइक द्वारा, जो थार्नडाइक है, इसके द्वारा प्रतिपादित
सीखने की विधि की शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट किया गया है। स्टूडेंट देखिए, थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब है स्टूडेंट, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियोज़ हमें बनाना था। 2 दिन से वीडियोज़ वैसे ही नहीं आ रहा था, तो हमें वीडियोज़ बनाना इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर आपके लिए, क्योंकि तैयारी आपके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपके लिए वीडियोज़ लाना बंद नहीं करूँगा, आपकी तैयारी पूर्ण रूप से कराऊँगा। तो आप लोग भी स्टूडेंट मेहनत कीजिए। कमेंट में बताइएगा कितने घंटे आप लोग पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, परामर्श किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले हमें परिभाषा देना है, फिर इसके प्रकार के बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए क्या है, रूथ स्ट्रांग के अनुसार परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। इसके द्वारा प्रार्थी का ये बोध कराया जाता है कि वो क्या कर सकता है, उसे अपने गुणों के विकासार्थ, यहाँ पे देखिए विकासार्थ करना चाहिए, नहीं अपने गुणों को विकास करना चाहिए, उसे अपनी समस्याओं की किस प्रकार ध्यान देना चाहिए, ये बताया गया परामर्श का अर्थ में। परामर्श के 3 प्रकार होते हैं, जैसे निर्देशात्मक परामर्श, फिर अनिर्देशात्मक परामर्श तथा यहाँ पर देखिए सामान्यवित परामर्श। ये इसके परामर्श के क्या है, 3 प्रकार हैं, जो कि इस तरह से दिए हुए हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, दिमाग में अपने फीड कर लीजिए, और लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा स्टूडेंट, नहीं तो आपके क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, एनी बेसेंट के स्त्री शिक्षा संबंधी विचार का उल्लेख कीजिए। एनी बेसेंट जी लंदन में इनका जन्म हुआ था, जो कि एनी बेसेंट जो है स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो देखिए उत्तर है, एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया, क्योंकि उनका विचार था कि यदि स्त्रियों को समुचित शिक्षा प्राप्त हो जाए तो वो आदर्श पत्नियां एवं माँ बनकर व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र का कल्याण करेगी। एनी बेसेंट ने बालिकाओं के लिए, यानी जो बालिकाएं हैं उनके लिए नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कलात्मक शिक्षा जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, कला, साहित्यिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन किया। यानी ये सारी जो शिक्षाएं हैं इंक्लूड हैं इसमें, ये सारी शिक्षाओं पर एनी बेसेंट जी ने अपना मत दिया, अपना विचार प्रस्तुत किया है। और खासकर स्त्री शिक्षा पर आपके मदन मोहन मालवीय जी का जो टॉपिक है उसमें भी पूछा जाएगा, और गांधी जी का भी पूछा जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ये स्त्री शिक्षा पर पूछे जा सकते हैं। तो इनके सारे भी तैयार कर लीजिएगा स्त्री शिक्षा वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या होता है, देखिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, इससे लिया गया क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं ताकि आप टिक लगाते भी चलिए। देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को क्या है, यहाँ पे देखिए मधुपर्क दिया जाता था तथा सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा समावर्तन उपदेश दिया जाता था। सामान्य रूप से शिष्य की 25 वर्ष की आयु में ही समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। यानी एक होता था स्टूडेंट गुरुकुल में, एक प्रकार से जो संस्कार होता था वो उपनयन होता था। बालक को जो है पढ़ने, यानी क्या गुरुकुल में पढ़ने के लिए, यानी प्रारंभ में पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार उनका होता था, और बालक जब उत्तीर्ण कर लेता था, यानी अपनी जो 25 वर्ष की आयु में, उनका उपसंपदा, एक प्रकार से समावर्तन संस्कार होता था। ठीक है, यानी शिक्षा पूर्ण होने के संपन्न में ये संस्कार कराया जाता था वैदिक काल में। ठीक है, गुरुकुल की शिक्षाओं के समय 25 वर्ष की जो व्यक्ति की आयु हो जाती थी, ये संस्कार तभी होता था। ठीक है, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन भी हमने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्या है 11 नंबर। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। हमें क्या करना है, जो जनसंख्या शिक्षा इसकी हमें परिभाषा लिखनी है। तो उत्तर देखिए, यूनेस्को द्वारा आयोजित जनसंख्या शिक्षा संगोष्ठी के, आप देखिए संगोष्ठी के अनुसार जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की,
एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में इस स्थिति के प्रति विवेकपूर्ण एवं उत्तरदायित्व दृष्टिकोण तथा व्यवहार का विकास करना है। व्यवहार का क्या करना है स्टूडेंट? विकास करना है। ये हमारा जनसंख्या शिक्षा पर एक परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा किसे कहते हैं, ये बताया गया है जनसंख्या शिक्षा के बारे में। वीडियो को रोककर आराम से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है। अगला क्वेश्चन देखिए मैं क्या है फास्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, मैं डीपली एक प्रकार से आपको नहीं दिखा रहा हूँ। आपको देखना है वीडियो एक प्रकार से रोक कर वीडियो स्टूडेंट आप लोग देखिएगा। लिख रहे हैं तो आप लोग लिख कर एक प्रकार से आराम से लिख लीजिए। अब देखिए आपके क्वेश्चन बैंक में और बुक में बहुत बड़े क्वेश्चन का इसका आंसर होता है। यानी जो क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ ये तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ कि इतना एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी बुक और क्वेश्चन बैंक में देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है। हमें उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 50 शब्द में लिख देते हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय का। देखिए शिक्षा शास्त्र का, दंड की हानियाँ लिखी हैं। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, दंड की हमें हानियाँ लिखनी है। ठीक है, देखिए उत्तर है दंड की 2 मुख्य हानियाँ हैं। कौन कौन सी हानियाँ हैं? सबसे पहला हानियाँ देखिए, सबसे पहला प्रतिशोध की भावना। दंड की हानियाँ, एक प्रकार से दंड का एक प्रकार से क्या होता है? हानियाँ, यानी इससे बालकों को हानि क्या हो सकती है। देखिए दंडित होने पर दंड देने वाले, यानी एक प्रकार से दंड देने वाले के प्रति छात्रों में बदला या प्रतिशोध लेने की भावना प्रबल हो जाती है, और अवसर पाने पर वो अपने दंड का प्रतिशोध लेने की कोशिश भी करते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने सुना होगा ना अपने स्कूलों में, एक प्रकार से जो ग्रामीण स्कूल होते हैं उसमें क्या होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं और उसको दंड दिया जाता है। किसी क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं पता होता है और उनको दंड दिया जाता है, यानी जो एक प्रकार स्टिक से उनको क्या है हाथों में मारा जाता है। तो वो कहते हैं कि सभी लोगों के सामने आपने मार दिया, मेरी बेइज्जती हो गई, तो प्रतिशोध की भावना बन जाती है कि बाहर मिलूँ मैं आपको देख लूँगा। तो ये क्या है? प्रतिशोध होता है। प्रतिशोध की इसी को भावना कहते हैं, यानी बालक को एक प्रकार से दंड देने से प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है। दूसरा है मानसिक विकास में अवरोध। देखिए अधिक कठोर दंड देने से छात्रों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है और उसका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। यानी किसी को भी मानसिक विकास में नहीं, कोई ऐसा दंड दे दिया, यानी एक बेइज्जती वाला, जिसको कहते हैं ना देहाती लैंग्वेज में कि बेइज्जती कर दिया आपने, उनकी बेइज्जती कर दिया, बालकों की बेइज्जती आपने कर दिया, तो एक प्रकार से उनका मानसिक डर बैठ जाता है, वो उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता और पढ़ाई में वो क्या कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये दंड की हानियाँ हैं स्टूडेंट जो कि बताई गई हैं और हमने बता दिया आपको दंड की हानियाँ लिखिए। तो टोटल 6 क्वेश्चन था, इसका हमने बता दिया है। अति लघु उत्तरीय का 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन होते हैं आपके अति लघु उत्तरीय में, 4 नंबर का होता है। अब हमारा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये भी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1, 2 और 3, 4 और 5, 6, ये भी 6 क्वेश्चन होते हैं प्यारे विद्यार्थी। तो देखिए इसका भी मैं आंसर देने वाला हूँ। लघु उत्तरीय का 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, शैक्षिक निर्देशन की किन्हीं 2 वैयक्तिक विधियों का वर्णन कीजिए। जो शैक्षिक निर्देशन है हमें 2 वैयक्तिक विधियों का वर्णन करना है। उत्तर देखिए, शैक्षिक निर्देशन की 2 वैयक्तिक विधियां निम्नलिखित हैं, कुछ इस प्रकार से निम्नलिखित हैं। सबसे पहला क्या है, ये देखिए भेंट या साक्षात्कार। सबसे पहला है भेंट या साक्षात्कार। निर्देशक या परामर्शदाता बालक से भेंट करके या साक्षात्कार द्वारा उसके संबंध में आवश्यक सूचनाएं एकत्र करता है तथा निर्देशन की प्रक्रिया में सहायक विभिन्न तथ्यों की जानकारी उपलब्ध कराता है। दूसरा क्या पॉइंट है, प्रश्नावली। प्रश्नावली में कि बालक के संबंध में तथ्यों को पता लगाने अथवा उसके व्यक्तिगत विचारों में परिचित होने के उद्देश्य से एक प्रश्नावली निर्मित की जाती है, जिसके उत्तर स्वयं बालक को देने होते हैं। प्रश्नावली के माध्यम से बालक की आदतों, पारिवारिक वातावरण, फिर यहाँ पर देखिए आवश्यकालीन क्रियाओं और शिक्षा के व्यवसाय संबंधी योजनाओं के विषय में ज्ञान हो जाता है। ये शैक्षिक निर्देशन की 2 वैयक्तिक विधियां हैं जो कि अपनाई जाती हैं। देख सकते हैं भेंट या साक्षात्कार और दूसरा प्रश्नावली। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने
दिया हुआ है। आराम से वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। जल प्रदूषण की समस्या के निवारण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। हमें क्या है उपाय, एक प्रकार से जो उपाय किए जाने वाले निर्णय का वर्णन करना है, निवारण का। देखिए उत्तर है जल प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है। अपनाया क्या है जा सकता है। देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला देखिए, नगरों के दूषित जल और मल को नदियों और झीलों के स्वच्छ में मिलने से रोका जाए। जो नगरों का जो दूषित जल है यानी गंदा पानी है, वो मल यानी जो नदियां हैं और झीलें हैं उनको क्या है उसमें पानी जाने से रोका जाए। दूसरा है कल कारखानों की दूषित और विषैले जल को नदियों और झीलों के जल में ना गिरने दिया जाए, ये भी दूसरा है कारण। तीसरा है मलमूत्र एवं गंदगी युक्त जल का उपयोग बायोगैस बनाए या सिंचाई के लिए करके प्रदूषण को रोका जा सकता है। मलमूत्र हो गया और गंदगी युक्त जल का उपयोग जो है क्या है खेतों में सिंचाई के लिए और प्रदूषण से रोका जाए, बायोगैस बनाने का निर्माण किया जाए। उसके बाद में चौथा पॉइंट है, देखिए सागरों के जल में आणविक परीक्षण न कराए जाए। यानी आणविक परीक्षण क्या होता है भैया, परमाणु बम परीक्षण और ये सब जो परीक्षण होते हैं ना, इसमें न कराए जाए। पांचवा देखिए नदियों के तटों पर शव ठीक से जलाए जाए तथा उनकी राख भूमि में दबा दिया जाए, ये भी हो सकता है। और उसके बाद में क्या है पशुओं के मृत शरीर और मानव शवों को स्वच्छ जल में प्रभावित ना करके दिया जाए। ये क्या करते हैं बहुत से लोग क्या है जो लाश होती हैं एक प्रकार से जो मृत शरीर होता है उनको क्या है नदियों में प्रभावित कर देते हैं, जल समाधि दे देते हैं, जल में प्रभावित करने ना दिया जाए, ये एक कारण है। उसके बाद में देखिए जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक नियम बनाए जाए तथा उसमें कठोरता से पालन किए जाए, ये भी है क्या है जल प्रदूषण की समस्या का निवारण है। इसका उपाय भी बताया गया, इसका निवारण भी कैसे हो सकता है। टोटल हमने एक प्रकार से 7 पॉइंट बताए हैं और यदि ये 7 पॉइंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा। आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, अपने शब्दों में भी आंसर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ब्रिटिशकालीन शिक्षा की मुख्य गुणों का उल्लेख कीजिए। जो मुख्य गुण है इसका हमें उल्लेख करना है। उत्तर देखिए भारत में ब्रिटिशकालीन शिक्षा के प्रमुख गुण इस प्रकार थे। किस प्रकार थे यानी कुछ बताए गए हैं। देखिए सबसे पहला है इस शिक्षा के अंतर्गत भारतीय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आए और उनका वैज्ञानिक राजनीतिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में ज्ञान विकसित हुआ, ये पहला होगा। दूसरा है अंग्रेज भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत प्रभावित थे अतः उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद कराया और उनका अध्ययन किया। इसके फलस्वरूप भारतीयों को भी अपनी प्राचीन संस्कृति के गौरव का ज्ञान हुआ और उनमें राजनीतिक चेतना का क्या है जन्म हुआ। उसके बाद में देखिए तीसरा है इस शिक्षा के अंतर्गत भारत की प्रांतीय भाषाओं का समुचित विकास हुआ। चौथा है ब्रिटिशकालीन शिक्षा ने भारतीयों के अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पांचवा है अंग्रेजों ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए, फलस्वरूप देश में स्त्रियों की दशा में विशेष सुधार आया। 6 है अंग्रेजी शिक्षा में भारतीयों में सुधार, यहाँ पर देखिए भारतीयों में राजनीतिक पुनर्जागरण किया और फलस्वरूप भारतीय ब्रिटिश दासता से मुक्त होने में सफल हो सके। तो ये 6 पॉइंट हैं जो ब्रिटिश शिक्षा की मुख्य गुणों का उल्लेख किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने बताया है, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन क्या स्टूडेंट इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तैयार कर लीजिए नहीं तो बाद में पछताएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पुरस्कार के प्रकार बताइए। हमें क्या बताना है भैया, पुरस्कार के प्रकार बताना है, इन्हें क्यों दिया जाता है। तो देखिए हम जानते हैं कि पुरस्कार संबंधित व्यक्ति पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य के साथ सुखद स्मृति का संयोजन करते हैं। पुरस्कार के अनेक रूप या प्रकार हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आदर या सम्मान प्रदान करना यानी पुरस्कार देना। दूसरा प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना। छात्रवृत्ति, सुविधाओं प्रदान करना, प्रमाण पत्र या प्रदान करना, प्रगति पत्र पर
अंकन करना और पदक तथा तमगे प्रदान करना, उपयोगी वस्तुएं प्रदान करना और शील्ड या कप प्रदान करना। ये क्या है स्टूडेंट? पुरस्कार के प्रकार हैं। इन्हें क्यों दिया जाता है इसके बारे में बताया गया है। देखिए, इन्हें अतिरिक्त पुरस्कार एक रूप में सफलता भी है, यानी ये जो अतिरिक्त पुरस्कार हैं एक प्रकार से एक रूप से क्या है, सफलता भी हैं। किसी कार्य में सफलता का मिलना ही पुरस्कार होता है। यानी मान लीजिए किसी कार्य में सफलता आप हो जाते हैं तो वही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, ये 16 नंबर में बताया गया कि पुरस्कार के क्या प्रकार हैं और इन्हें क्यों दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्धि परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। क्या है हमारा बुद्धि परीक्षण? इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, 5 पॉइंट है जो कि दिए हुए हैं बुद्धि परीक्षण में। इसमें बालक की जन्मजात योग्यताओं का मापन किया जाता है। दूसरा है इसके द्वारा व्यक्ति की प्राकृतिक बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। तीसरा पॉइंट है कि इसके द्वारा ज्ञान का पता लगाया जाता है। चौथा है इसमें प्रश्नों की रचना आयु के अनुसार की जाती है। और पांचवा है कि इसमें यहाँ पे देखिए इसमें अर्जित ज्ञान साधन मात्र होता है। तो ये बुद्धि परीक्षण का अंत, यानी जो बुद्धि होती है जन्मजात से होती है। हमारी बुद्धि जो होती है भैया जन्मजात से होती है। और इसमें 5 पॉइंट है। अब उपलब्धि परीक्षण का अर्थ देखिए, इसका अपोजिट देखिए उपलब्ध परीक्षण का, इसमें भी 5 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें बालक ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका मापन किया जाता है। दूसरा है इसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति ने बुद्धि का किस सीमा तक उपयोग किया है। तीसरा है इसके द्वारा बुद्धि का पता नहीं लगाया जा सकता। और चौथा है इसमें प्रश्नों की रचना अध्ययन में उन्नति के अनुसार की जाती है। और पांचवा है इसमें अर्जित ज्ञान साध्य होता है। इसमें जो अर्जित ज्ञान होता है क्या है, साध्य होता है। तो ये बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण का अंतर है, जो कि देख सकते हैं भैया बुद्धि क्या होती है, जन्मजात से होती है। बुद्धि में इसके प्रश्नों की रचना आयु के अनुसार होती है, इसके द्वारा ज्ञान का पता लगाया जाता है। लेकिन उपलब्धि का परीक्षण वही अपोजिट होता है स्टूडेंट, इसमें बालक ने जो कुछ भी पढ़ा है उसके मापन किया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय का, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताइए। हमें क्या सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य बताना है, मुख्य उद्देश्य बताना है। तो देखिए सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्न वर्णित है, यानी निम्न प्रकार से है। देखिए सबसे पहला है सामाजिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य प्रौढ़ स्त्री पुरुषों में समुचित आत्मविश्वास को विकसित करना है। दूसरा है सामाजिक शिक्षा का एक उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित है। सामाजिक शिक्षा के माध्यम स्वास्थ्य के नियमों, रोगों से बचाव तथा आहार आदि के विषय में उपयोगी ज्ञान, यहाँ पर देखिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करने, प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के प्रति जागरूक बनाया जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है सामाजिक शिक्षा का एक उद्देश्य मानसिक विकास से भी संबंध है। जो मानसिक विकास से क्या है, संबंध है। इस शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से प्रौढ़ स्त्री पुरुषों के मानसिक विकास का, जो प्रौढ़ स्त्री पुरुष के मानसिक विकास के स्तर को उन्नत किया जाता है। चौथा है सामाजिक शिक्षा का एक उद्देश्य, यहाँ पर देखिए एक उद्देश्य प्रौढ़ स्त्री पुरुषों के सांस्कृतिक, जो प्रौढ़ स्त्री पुरुष के सांस्कृतिक विकास को सुचारू तथा उन्नत बनाना भी है। और लास्ट में जो लास्ट वाला पॉइंट है देखिए सामाजिक शिक्षा का एक उद्देश्य प्रौढ़ स्त्री पुरुषों में सामाजिक कुशलता को विकसित करना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संबंधित व्यक्तियों को सामाजिक तथा सामूहिक जीवन के प्रति जागरूक बनाया जाता है। ये कुछ 5 पॉइंट है जो कि सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को बताता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल जो हमारा 6 क्वेश्चन था 6 नंबर का हमने बता दिया है। अब हमारा आ जाता है स्टूडेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए कोहलर द्वारा अधिगम सिद्धांत हेतु किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए। अधिगम में इसके क्या महत्व है उल्लेख कीजिए। देखिए 6 नंबर आपको दिए जाएंगे इसका वर्णन करने के लिए, और इसका महत्व का 4 नंबर दिया जाएगा। अथवा इसमें लगा है मान लीजिए कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। देखिए
रुचि से आप क्या समझते हैं, सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, यानी दोनों में से करना किसी एक को है। 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। सेम वही 20 नंबर क्वेश्चन में भी आ गया है कि मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोषों का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। वो नहीं समझ में आ रहा तो अथवा लगा है, आप ये वाला कर लीजिएगा कि आपदा का क्या अर्थ है। देखिए, आपदा का क्या अर्थ है, आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। दोनों में से करना किसी एक को है। फिर 21 नंबर है कि उपलब्धि परीक्षण का अर्थ समझाइए तथा उपलब्धि परीक्षण एवं बुद्धि परीक्षण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताइए। अथवा इसमें भी लगा है कि सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो आपको दिया हुआ 6 क्वेश्चन, 6 में से 3 करना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए 10-10 नंबर यानी 30 नंबर तो आपको दिए उत्तरीय में ही देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए, बुक में मिल जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं पूरा मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व कर दिया है। सभी क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है।